हेलो व्यूवर्स, आप देख रहे हैं नॉलेज वाइब्स। आज के जो एमसीक्यूज़ हैं, जो क्वेश्चंस हैं, वो मुद्रा के परिमाण सिद्धांत या क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी से संबंधित हैं। पहला क्वेश्चन है कि मुद्रा के परिमाण सिद्धांत के अनुसार मुद्रा की मात्रा और मुद्रा के मूल्य के बीच संबंध पाया जाता है। प्रत्यक्ष अनुपातिक, विपरीत अनुपातिक, कोई संबंध नहीं या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जो मुद्रा का परिमाण सिद्धांत है, इसको सबसे पहले प्रतिपादित करने का श्रेय 16वीं शताब्दी में डेवन जेटी को जाता है और उसके बाद सन 1792 1792 में इसका जो विस्तृत व्याख्या थी वो डेविड ह्यूम ने प्रस्तुत की थी। मुद्रा के परिमाण सिद्धांत के अनुसार मुद्रा की मात्रा और मूल्य के बीच जो है वो विपरीत आनुपातिक संबंध पाया जाता है। यहाँ पर आपका ऑप्शन भी ठीक है। जो मुद्रा का मूल्य है उसका मतलब होता है मुद्रा की क्रय शक्ति। मुद्रा के मूल्य का मतलब है मुद्रा की क्रय शक्ति, यानी जो करेंसी की जो परचेजिंग पावर होती है वो मुद्रा का मूल्य होता है। और मुद्रा की मात्रा या परिमाण जो क्वांटिटी है, अर्थव्यवस्था में एक समय विशेष पर पाया जाने वाला मुद्रा का स्टॉक को कहते हैं। तो इस क्वेश्चन के लिए जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी। विपरीत आनुपातिक संबंध होता है मुद्रा की मात्रा और मुद्रा के मूल्य के बीच। अर्थव्यवस्था में जैसे जैसे मुद्रा की मात्रा बढ़ेगी तो महंगाई बढ़ेगी, और जैसे ही महंगाई बढ़ेगी तो जो मुद्रा की परचेजिंग पावर है वो घटने लगेगी। इसलिए इसका आंसर है बी। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन है कि सामान्य कीमत स्तर और मुद्रा के मूल्य में कैसा संबंध पाया जाता है। तो देखिए, जो सामान्य कीमत स्तर है और जो मुद्रा का मूल्य है उसके बीच में विपरीत संबंध पाया जाता है। मुद्रा परिमाण सिद्धांत के अनुसार मुद्रा की पूर्ति और मुद्रा के मूल्य में विपरीत आनुपातिक संबंध पाया जाता है, जबकि मुद्रा की पूर्ति और वस्तु की कीमत में सीधा आनुपातिक संबंध जो है वो पाया जाता है। यहाँ पर ऑप्शन भी आपका सही है। इसके बाद अगला है कि अन्य बातें समान रहने पर यदि मुद्रा की मात्रा को दोगुना कर दिया जाए तो मुद्रा परिमाण सिद्धांत के अनुसार मुद्रा का मूल्य पहले की तुलना में हो जाएगा। तो देखिए, जो मुद्रा का मूल्य है वो पहले की तुलना में आधा रह जाएगा, क्योंकि मुद्रा की मात्रा और मुद्रा के मूल्य में विपरीत आनुपातिक संबंध होता है। यदि मात्रा दोगुनी होगी जो मुद्रा का मूल्य है वो आधा रह जाएगा। ऑप्शन सी यहाँ पर सही है। इसके बाद अगला है कि समीकरण m/t = p में मान लिया गया है कि जो m है वो स्थिर है या t स्थिर है, p स्थिर है या m और p दोनों स्थिर हैं। तो देखिए, जो समीकरण m/t = p है ये फिशर द्वारा सबसे पहले लिखा गया समीकरण है। तो यहाँ पर उसने t को स्थिर माना है, यानी जो व्यापारिक सौदे हैं, जो लेन देन है, उसको उसने यहाँ पर स्थिर माना है। यहाँ पर चौथे के लिए ऑप्शन सी आपका जो है वो राइट आंसर है। इसके बाद अगला है कि मुद्रा के परिमाण सिद्धांत का जो समीकरण mv = pt है इसे दोषपूर्ण माना जाता है, क्योंकि इसमें v को स्थिर मान लिया गया है, t को स्थिर मान लिया गया है, साख मुद्रा का समावेश नहीं है या p को परिवर्तनशील माना गया है। देखिए, इस समीकरण में जो सबसे बड़ी कमी थी वो थी यहाँ पर साख मुद्रा का जो है वो समावेश नहीं किया गया था। ठीक है, फिशर ने अपने समीकरण में मुद्रा पूर्ति में चलन मुद्रा के साथ साथ जो है उसको बाद में मुद्रा के जो साख चलन था उसको भी सम्मिलित किया, और जो उनका फाइनल और नया वाला जो समीकरण है वो है PT = mv + m' और v'। ये नया समीकरण है। तो क्वेश्चन नंबर 5 के लिए जो आपका आंसर होगा वो होगा सी। साख मुद्रा का समावेश इस समीकरण में नहीं है mv = pt में, यही इसका सबसे बड़ा दोष है। इसके बाद अगला है कि यदि p = mv + m'-v' हो तथा m = 600, m'1000, v2, v'3 और जो t है वो आपका 4200 हो
तब पी का मूल्य उसने पूछा है। इसमें सीधा सा सारे जो वैल्यूज़ दी गई हैं इसको सिर्फ यहाँ पर लिखना है और कैलकुलेट करना है। m 600 है और 6 × 2 है ये v, तो ये हो जाएगा आपका 1200 और प्लस हो जाएगा आपका 1000 × 3, तो ये हो जाएगा 3000, तो आपका आ जाएगा 4200 इजिकल अपॉन 4200। जब एक बार जाएगा तो ऑप्शन बी यहाँ पर जो है आपका राइट आंसर होगा। इसके बाद अगला है कि फिशर के मुद्रा परिमाण सिद्धांत की मान्यता के अनुसार P एक निष्क्रिय तत्व है, मुद्रा की चलन गति स्थिर रहती है, उपयुक्त दोनों या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर सी के लिए जो है वो जो सही है वो दोनों है। जो फिशर की समीकरण की मान्यताएं हैं वो हैं पूर्ण रोजगार की स्थिति विद्यमान रहती है, m तथा m' में एक निश्चित संबंध होता है जो अल्पकाल में स्थिर रहता है। इस समीकरण में जो P है वो निष्क्रिय तत्व है जो नहीं बदलता। पहला सही हो गया। समीकरण उनका है P T = mv प्लस m' v', ये फिशर का समीकरण है, इसके बारे में बात की जा रही है। तो यहाँ पर P निष्क्रिय तत्व है जो नहीं बदलता है, ये अन्य तत्वों द्वारा प्रभावित होता है। V और T अल्पकाल में स्थिर रहते हैं, तो और V और T दोनों ही स्वतंत्र हैं। तो मुद्रा का चलन जो है वो V है, तो V और T दोनों स्थिर हैं और स्वतंत्र हैं, इसलिए दोनों ही मान्यताएं सही हैं और यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी आपका जो है वो राइट आंसर है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि फिशर के समीकरण के अनुसार मुद्रा तथा साख मुद्रा के बीच एक निश्चित संबंध होता है, विपरीत संबंध होता है, कोई संबंध नहीं होता या अनुकूल संबंध होता है। तो फिशर के समीकरण के अनुसार मुद्रा और साख मुद्रा के बीच जो है वो एक स्थिर और निश्चित संबंध होता है। यहाँ पर आपका ऑप्शन ए सही है, एक स्थिर अनुपात इनके बीच में होता है और निश्चित संबंध होता है, ऑप्शन ए ठीक है। इसके बाद अगला है कि फिशर के समीकरण में कीमत स्तर एक सक्रिय घटक है, अपरिवर्तनीय घटक है, निष्क्रिय घटक है, ये उपरोक्त सभी सही हैं। तो जो फिशर का समीकरण है इसमें जो कीमत स्तर है यानी P से उसने उसको दिखाया है वो एक निष्क्रिय घटक है। फिशर के समीकरण की जो मान्यताएं हैं उसमें P को निष्क्रिय घटक माना है, P से इन्होंने अपने समीकरण में कीमत स्तर को दिखाया है। इसके बाद आगे है कि कैम्ब्रिज विचारधारा से संबंधित हैं। तो कैम्ब्रिज विचारधारा से मार्शल, पीगू और कीन्स ये सभी लोग संबंधित हैं। यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी जो है वो आपका राइट आंसर है। और इसके जो है इसके अलावा डॉन पेंटिनकिन तथा नट विक्सेल और फ्रिडमैन भी इसी विचारधारा के समर्थक हैं। इसके बाद अगला है कि कैम्ब्रिज की व्याख्या को कहा गया है नगद भुगतान दृष्टिकोण, लेन देन दृष्टिकोण, नगद दृष्टिकोण या फिर शिकागो दृष्टिकोण। तो देखिए जो कैम्ब्रिज की व्याख्या है, कैम्ब्रिज जो कैम्ब्रिज अर्थशास्त्री थे उन्होंने जो मुद्रा के परिमाण सिद्धांत के बारे में बात कही है उसको आप नगद शेष दृष्टिकोण कहते हैं। यहाँ पर जो है ऑप्शन सी है। और जो शिकागो दृष्टिकोण है ये आपका फ्रिडमैन के दृष्टिकोण को कहा गया है। यहाँ पर आपका आ जाएगा ऑप्शन नंबर जो आपका ऑप्शन नंबर 3 है, यानी कि ऑप्शन सी यहाँ पर आपका सही होगा। इसके बाद अगला है कि मुद्रा परिमाण सिद्धांत को रोजगार से संबंध करने वाले अर्थशास्त्री कौन हैं। जो मुद्रा परिमाण को जिन्होंने रोजगार से संबंध किया है वो है प्रोफेसर कीन्स। यहाँ पर ऑप्शन 12 के लिए ऑप्शन डी जो है वो सही है। फिर है फिशर के परिमाण सिद्धांत को दूसरे किस नाम से जाना जाता है। तो जो फिशर का परिमाण सिद्धांत है इसको व्यावसायिक शेष समीकरण भी कहते हैं। यहाँ पर आ जाएगा आपका ए। अगला है कि निम्नलिखित समीकरण में कौन सी मुद्रा मूल्य स्तर को प्रभावित करती है। जो ये फिशर का समीकरण है P = mv प्लस m'(v')/t। तो यहाँ निष्क्रिय और सक्रिय दोनों या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखिए जो सक्रिय मुद्रा है वो यहाँ पर मूल्य स्तर को
प्रभावित करेगी। बी सही है यहाँ के लिए, 14 के लिए ऑप्शन बी, कि फिशर के समीकरण के अनुसार मुद्रा मूल्य के स्तर को जो प्रभावित करेगी वो है सक्रिय मुद्रा, क्योंकि ये जो सक्रिय मुद्रा है वही चलन में होगी और जो चलन वेग है वो फिशर के समीकरण में मूल्य स्तर को प्रभावित करता है। निष्क्रिय मुद्रा चलन में नहीं होगी, वो स्टॉक के रूप में होगी। क्वेश्चन अगला है कि कैम्ब्रिज अर्थशास्त्री महत्व प्रदान करते हैं मुद्रा के पूर्ति पक्ष को, मांग पक्ष को, पूर्ति एवं मांग दोनों को, और दोनों में से किसी को नहीं। तो ये जो है यहाँ पर आपका मांग पक्ष, कैम्ब्रिज अर्थशास्त्री जो थे इन्होंने मुद्रा के मांग पक्ष को अधिक महत्व दिया है, और जो फिशर हैं, फिशर ने पूर्ति यानी सप्लाई, जो उसका पक्ष है सप्लाई वाला पूर्ति पक्ष, उसको अधिक महत्व दिया है। कैम्ब्रिज अर्थशास्त्रियों ने मांग पक्ष को अधिक दिया है, तो यहाँ पर ऑप्शन आपका बी ठीक हो जाएगा। इसके बाद अगला है कि फ्रीडमैन के अनुसार मुद्रा की मांग के प्रमुख निर्धारक तत्व हैं वास्तविक आय, वास्तविक व्यय, रहन सहन का परिवर्तित स्तर, या फिर मुद्रा की पूर्ति। देखिए, फ्रीडमैन के अनुसार मुद्रा की मांग का निर्धारण 4 बातों पर निर्भर करता है। पहले है आपका कीमत स्तर, फिर है आपकी ब्याज दर, वास्तविक आय और उत्पादन का स्तर। इन चारों में से जो है यहाँ पर केवल वास्तविक आय दे रखी है, इसलिए जो आपका ऑप्शन ए है वो यहाँ पर आपका राइट है। चारों आपको याद रखने हैं। फ्रीडमैन के अनुसार मुद्रा के निर्धारक तत्व जो हैं, पहला है कीमत स्तर, इनको आप नोट कर लें या याद रखें। पहला है कीमत स्तर, फिर है ब्याज दर, फिर है वास्तविक आय, और चौथा है उत्पादन का स्तर, उत्पादन स्तर। ये 4 इन्होंने तत्व बताए हैं जो मुद्रा के निर्धारक हैं। इसके बाद अगला है कि मुद्रा के परिमाण सिद्धांत मुख्यतः मुद्रा की मांग का सिद्धांत है, ये कथन किसका है? तो जो मुद्रा का परिमाण सिद्धांत है उसको मुद्रा की मांग का सिद्धांत जो है वो बताया है फ्रीडमैन ने। ये बात फ्रीडमैन ने कही कि मुद्रा के परिमाण सिद्धांत मुख्यतः मुद्रा की मांग का सिद्धांत है। यहाँ पर ऑप्शन आपका जो है सी है। इसके बाद अगला है कि फ्रीडमैन के अनुसार मांग फलन अल्पकाल में रहता है। ये मुद्रा के मांग फलन की बात हो रही है, तो ये स्थिर रहता है। अल्पकाल में मांग फलन मुद्रा का स्थिर बताया है फ्रीडमैन ने। इसके बाद अगला है कि प्रोफेसर कीन्स द्वारा प्रतिपादित समीकरण को किस प्रकार व्यक्त किया जा सकता है? तो देखिए, जो प्रोफेसर कीन्स का समीकरण है वो है n = p × k + r डैश। ये जो है आपका कीन्स का समीकरण है, इसको इस प्रकार से आप व्यक्त कर सकते हैं। यहाँ पर आपका जो हो जाएगा बी सही होगा। इसके बाद जो आपका अगला है, और ये जो समीकरण है इनका, इसमें n जो है n बराबर होता है आपका कुल उत्पादन की मात्रा। कुल उत्पादन की मात्रा को जो है आपका n दिखाता है। इसके बाद जो आपका p है, ये जो p है यहाँ पर एक उपभोग इकाई की कीमत को दिखाता है। k जो है ये बताता है कि उपभोग इकाइयों की वो मात्रा जो किसी नकदी द्वारा क्रय की जाती है। k डैश जो है ये बताता है कि उपभोग इकाइयों की वो मात्रा जो साख मुद्रा से क्रय जाती है, यानी k उपभोग इकाइयों की उस मात्रा को जो नकदी से क्रय करें, k उपभोग इकाइयों की वो मात्रा जिसको आप साख मुद्रा से क्रय करें, और r जो है स्मॉल r, ये बैंकों के नकद कोषों का निक्षेपों के साथ अनुपात है। तो यहाँ पर ऑप्शन बी आपका जो है वो राइट आंसर है। इसके बाद अगला है कि यदि k = आय का वो प्रतिशत के जितना व्यय होता है और y राष्ट्रीय आय का मौद्रिक मूल्य और
पी कीमत स्तर है तो कैम्ब्रिज समीकरण में मुद्रा की मांग निम्न में से किसके द्वारा जो है आप दिखा सकते हैं। तो देखिए ये मार्शल का समीकरण है m इज इक्वल टू के वाई, m इज इक्वल टू के वाई, ये मार्शल का समीकरण है। और यहाँ पर जो है आपका ऑप्शन बी सही है। और मार्शल एक जो है वो कैम्ब्रिज संप्रदाय के जो थे वो अर्थशास्त्री थे। मार्शल ने समीकरण के दो भाग हैं, आय भाग और संपत्ति भाग। व्यवहार में लोग अपनी आय को ही उपभोग के काम में लाते हैं, ये सोचकर मार्शल के समर्थकों ने संपत्ति भाग को अनावश्यक समझकर हटा दिया और इस समीकरण को इस रूप में जो है वो स्वीकार किया है। तो m इज इक्वल टू के इंटू वाई होता है, ये मार्शल का समीकरण है। इसके बाद अगला है सुमेलित कीजिए। ये आपको मिलाना है कि कौन सी बात किसके द्वारा कही गई है। तो यहाँ पर जो है आपका सबसे पहले है P इज इक्वल टू एम वी प्लस एम डैश वी डैश। तो देखिए ये फिशर का समीकरण है, तो एक के लिए तो आ जाएगा आपका 3, ठीक है। दूसरा है m इज इक्वल टू पी के वाई, ये आपकी मार्शल की परिमाण परिभाषा है, तो 2 के लिए आ जाएगा आपका 2, ठीक है। p इज इक्वल टू एन अपॉन के, ये कीन्स की परिभाषा से संबंधित है, फिर आ जाएगा आपका 4। और y वी वाई इज इक्वल टू वाई अपॉन एम, ये आपका आय का जो चलन है उसको दिखाता है, मुद्रा आय का चलन, तो ये आ जाएगा आपका 1। तो आपके जो कोड बनेगा वो 3 2 4 1। यहाँ पर ऑप्शन जो डी है वो इसका राइट आंसर होगा। इसके बाद अगला है कि मुद्रा परिमाण सिद्धांत क्या भारत के संदर्भ में लागू होता है या नहीं हो सकता है, यह सरकार की इच्छा पर निर्भर करता है या कोई नहीं। तो देखिए जो भारत है वहाँ पर मुद्रा का परिमाण सिद्धांत जो है लागू नहीं हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर जो है सरकार का हस्तक्षेप रहता है। यहाँ पर मिश्रित अर्थव्यवस्था है, ये सिद्धांत पूंजीवादी अर्थव्यवस्थाओं में ही लागू हो सकता है, वो भी वहाँ जहाँ पर जो लिमिटेड उत्पादन हो, लिमिटेड सेक्टर्स हों प्रोडक्शन के। भारत जैसे विकासशील देश और विशाल अर्थव्यवस्था वाले देश में जहाँ पर जो मिश्रित अर्थव्यवस्था है वहाँ पर मुद्रा का परिमाण सिद्धांत लागू नहीं हो सकता है। ऑप्शन बी आपका राइट है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 23 है और ये हमारा आज का आखिरी क्वेश्चन भी है। ये है कि मुद्रा परिमाण सिद्धांत में PT प्लस MV अल्पकालीन कीमत व्यवहार की व्याख्या करता है जो निम्न मान्यता पर आधारित है। तो देखिए क्वेश्चन में जो ऑप्शन है वो नहीं आ रहे हैं, लेकिन जो इसका सही आंसर है वो मैं आपको बता दे रही हूँ। इसका आंसर है कि अल्पकाल में V परिवर्तनशील रहता है, ठीक है। इस क्वेश्चन को रहने दें, इस क्वेश्चन को कल 4 ऑप्शंस के साथ कल उनकी वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो ये हमारा आज का वीडियो था। अगर आपको ये पसंद आया हो तो हमारी वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें